ओके जी, वेलकम बैक। सो डब्ल्यूबीएस बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट का फर्स्ट एक बेसिक फाउंडेशन जो है वो लेकर देता है। ये मुझे एक्टिविटी लिस्ट भी इसी डब्ल्यूबीएस से निकलती है। उन एक्टिविटी लिस्ट से हम एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। नेटवर्क डायग्राम क्या है कि मैंने एक्टिविटीज को इस तरह एक सीक्वेंस करते हैं कि यार ये एक्टिविटी पहले होगी, ये एक्टिविटी जब खत्म होगी तो अगली तीन एक्टिविटीज ये वाली शुरू होगी, तो इसको हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं। और ये हम स्केजुलिंग में जाके सीखेंगे कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनती है। मेरी हर एक्टिविटी पे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या है, अगेन डब्ल्यूबीएस उसका मुझे बेसिक फाउंडेशन वहीं से मिलती है, उसका स्केजुअल वहीं से मिलता है, उसके बजट के एस्टिमेट, प्रोक्योरमेंट की मैनेजमेंट आपने देखा, अभी हमने बात की थी कि कौन सा एक्टिविटी मुझे आउटसोर्स करनी है, वो मैं वहां से देख लेता हूँ। रिस्क की मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट का ओवरऑल कंट्रोल, ये सारों की जो फाउंडेशन है वो मेरे पास डब्ल्यूबीएस ही एक्ट करती है उसके लिए। सो आपने एक और बात ये याद रखनी है कि डब्ल्यूबीएस इस प्रोसेस में तो बना लिया, उसके बाद भी इसका यूज जारी रहता है। जो मैं बार बार आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि डब्ल्यूबीएस टीम को असाइन करने के लिए, रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन करने के लिए एंड सो ऑन, चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर आप डब्ल्यूबीएस को यूज करते हो। डब्ल्यूबीएस इज यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल एज वेल। सो वी हैव कवर्ड ऑल दीज पॉइंट्स। अच्छा जी, उसके बाद है डब्ल्यूबीएस के, अगर मैं समराइज करूं क्या क्या पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। पहली बात, इट्स अ ग्राफिकल पिक्चर of the hierarchy of project, number one. Number two, it identifies all deliverables to be completed. Number three, it is the foundation upon which project is built. Number four, it is very important and should exist on every project, either small or large, irrespective of that. Ensure that project manager thinks through all aspects of the project. एक दफा पूरे प्रोजेक्ट के अंदर से गुजर जाते हैं। कैन बी रीयूज्ड फॉर अदर प्रोजेक्ट्स, बाद में टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है। एंड डज नॉट शो डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज हम एक्टिविटीज के अंदर पढ़ेंगे कि कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है और कौन सी बाद में करनी है। ये वाली बात यहाँ पे डब्ल्यूपीएस के अंदर नहीं होती है, ये हम एक्टिविटीज के अंदर करते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने कहा एक टर्म थी डीकम्पोजिशन। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट एज वेल कि डीकम्पोजिशन से क्या मुराद है। अब डब्ल्यूबीएस का एक क्रिएट डब्ल्यूबीएस जो प्रोसेस है, एक तो उसका आउटपुट निकल आया डब्ल्यूबीएस इटसेल्फ, और दूसरा है डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी। अब डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कहने के डॉक्यूमेंट है जो हम यूज करते हैं। एक तो ये आपको मैंने कल बताया था कि स्कोप स्टेटमेंट जो पिछले प्रोसेस में बनी, डब्ल्यूबीएस एंड डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी, ये तीनों मिलके मेरे पास ना एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं स्कोप बेसलाइन। दूसरी चीज, इसके अलावा डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी मुझे बहुत सारी इसके अंदर पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये सामने दिखाता हूँ, ये आपकी बुक में भी होगा। लाइक डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी एक पेज की एक वर्क एलिमेंट की आपके सामने है। मसलन मैंने वर्क पैकेज नंबर या नेम कोई भी वो रखा कि ये एक वर्क एलिमेंट है और ये वर्क पैकेज है, लेट्स से। उसके बाद किस डेट को ये अपडेट हुआ, ये किसके हवाले है, वर्क पैकेज मैनेजर यहाँ पे कौन है। उसके बाद मैं कहता हूँ जो वर्क पैकेज मुझे डिलीवर करना है, जब मैंने कहा ना पाइपिंग, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ एंड सो ऑन। उससे रिलेटेड जितनी भी अजम्पशंस एंड कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई टेक्निकल सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई रिस्क इससे एसोसिएटेड है, कोई रिसोर्सेज इसके ऊपर असाइन कर दी हैं, वो सारी उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी ड्यू डेट क्या है, ये सारा के सारा मैं करके अब मुझे बिल्कुल क्लियर होगा कि यार एक वर्क पैकेज मैनेजर को मैं ये पेज दे देता हूँ। जैसे आपने फैक्ट्रीज के अंदर एक वो होता है जॉब कार्ड टाइप चीज होती है, आपने देखा होगा। उस जॉब कार्ड के अंदर वो जो मैनेजर होता है या सुपरवाइजर होता है ना, वो डिफरेंट टीम मेंबर्स को या फैक्ट्री के लोगों को एक जॉब कार्ड देता है कि आज के आपके ये काम है। और जब वो काम हो जाते हैं तो उनके चेक्स वो लगाता है कि यार जब ये काम हो जाएगा तो मैं आके ये चीजें चेक करूंगा, यानी कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और नीचे फिर उस सुपरवाइजर के सिग्नेचर हो जाते हैं। तो डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी एक तरह से मेरे पास डब्ल्यूबीएस के ऊपर जो जो कुछ बना हुआ है वर्क पैकेजेस की शक्ल में, मैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके हवाले ये कर दूंगा, और वो काम करके ला के मुझे दिखाएगा और फिर मेरे सिग्नेचर ले लेगा। डब्ल्यूबीएस मैनेजर अपने से नीचे वाले लोगों से करवा लेगा इसी तरह। सो ये मेरे पास एक वर्क ऑथराइजेशन टूल के तौर पे भी यूज हो सकता है डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी। और फिर मुझे किसी चीज के बारे में कंफ्यूजन नहीं होगी कि यार ये पाइपिंग से क्या मुराद है, प्लम्बिंग से क्या मुराद है, क्योंकि डब्ल्यूबीएस में तो इतना ही लिखा हुआ है। उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। एक और बात वो ये कि
इनिशियली जब फर्स्ट टाइम WBS बना है तो अभी तो हमने रिसोर्सेज के एस्टिमेट ही नहीं किए, अभी तो हमने एक्टिविटीज के ड्यूरेशन भी नहीं लगाए, अभी तो हमने उनके कॉस्ट एस्टिमेट भी नहीं लगाए, और अभी हमने रिस्क भी आइडेंटिफाई नहीं किए। तो एट दिस स्टेज, अर्ली स्टेजेस में ये WBS डिक्शनरी के बहुत सारे आप कहने के कॉलम या फील्ड खाली होंगे, लेकिन बाद में जब मैं रिसोर्सेज की एक्टिविटीज एस्टिमेट लगा लूंगा और चीजें फाइनल हो जाएंगी, तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस वर्क पैकेज का टोटल ड्यूरेशन इतना है और इसके अंदर ये 7, 5, 8 जो भी एक्टिविटीज है वो शामिल है, लेट्स से उसके ऊपर रिसोर्सेज ये वाली असाइन है, इसके अंदर रिस्क जो है इससे एसोसिएटेड ये है, इससे रिलेटेड क्वालिटी। बट एट दिस स्टेज ऑब्वियसली जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स या सॉरी ये सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, और इनको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब WBS डिक्शनरी कैन इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ माइलस्टोन्स, बट अगेन एट दिस स्टेज ये नहीं है, और ये हम देखेंगे जब मेरे पास ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, अब एक और चीज या एक और आउटपुट जिसको मैंने कहा है इसी प्रोसेस का क्रिएट WBS का, उसका नाम है स्कोप बेसलाइन। एंड स्कोप बेसलाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ WBS डिक्शनरी एंड प्रोजेक्ट स्टोर स्टेटमेंट जो पिछले उसमें मिली, एंड दिस विल एक्ट एज अ रेफरेंस फॉर कंट्रोलिंग माय स्कोप। Anything which is not in my scope statement, anything which is not mentioned in the WBS and WBS dictionary, that means that thing or that element is not part of my project. ये मेरे स्कोप से बाहर है। अब मुझे अगर अपने स्कोप की पूरी प्रोग्रेस देखनी है तो मैं ये देखूंगा कि यार WBS के कितने काम कंप्लीट हो गए, स्कोप स्टेटमेंट के अंदर कितने काम कंप्लीट हो गए, एंड सो ऑन। तो मेरी अपनी प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग की जो बेसलाइन या रेफरेंस पॉइंट मिलता है विद रिस्पेक्ट टू स्कोप, वो है scope baseline, और उसका it's a combination of WBS dictionary and scope statement। जब मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा होगा, मतलब एग्जीक्यूटिंग में चला जाएगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है वो मुझे इसके बेसलाइन के थ्रू आंसर मिल जाएंगे। हाउ इज माय प्रोजेक्ट गोइंग एंड हाउ डज that compared to the baseline? Again, baseline acts as a reference. What scope has been completed on the projects? Does it match with what is defined in the WBS and WBS dictionary and project scope statement? Anything outside this thing is not my project, or it is not in my scope. Maybe मैं कोई गोल प्लॉटिंग के चक्कर में पड़ गया हूँ अगर मैं कुछ एडिशनल कर रहा हूँ तो। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा स्कोप मुझे एडिशनल एलिमेंट चाहिए जो मेरे पास स्कोप बेसलाइन का हिस्सा नहीं है, और मैंने उसका कोई चेंज रिक्वेस्ट किसी भी की तरफ से मेरे पास आई है, तो मैं ये देखूंगा कि भाई मैं और वो चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव भी हो जाती है, तो फिर इसका मतलब ये है मेरी स्कोप स्टेटमेंट में इजाफा होगा, स्कोप स्टेटमेंट को चेंज आएगी। अब वो कमी भी हो सकती है, इजाफा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि स्कोप की क्या चेंज आई है। तो मैंने अपनी स्कोप स्टेटमेंट को भी चेंज करना है, फिर WBS को भी चेंज करना है, WBS डिक्शनरी को भी अकॉर्डिंगली अपडेट करूंगा मैं। एक बात। दूसरी बात, प्रोजेक्ट मैनेजर ने स्कोप किस हद तक कंप्लीट किया, हाउ सक्सेसफुल द प्रोजेक्ट मैनेजर वाज, वो डिपेंड करेगा मेरे पास मतलब दिस WBS जो स्कोप बेसलाइन है, इट विल एक्ट एज अ रेफरेंस टू मेजर माय सक्सेस। सो विद दिस वी हैव कवर्ड द प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप जो स्कोप नॉलेज एरिया से रिलेटेड था, और उसमें हमने पहला किया था प्लान स्कोप मैनेजमेंट, दूसरा प्रोसेस हमने किया था रिक्वायरमेंट्स वाला, और तीसरा प्रोसेस हमने किया था स्कोप स्टेटमेंट बनाई, डिफाइन स्कोप किया, और चौथा प्रोसेस हमने किया क्रिएट WBS। ये सारे के सारे प्लानिंग प्रोसेस में प्रोसेस ग्रुप में है। इसका एग्जीक्यूटिंग में स्कोप का कोई प्रोसेस नहीं है। दो प्रोसेसेस हैं कहाँ पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में, एक है वैलिडेट स्कोप और दूसरा है कंट्रोल स्कोप। अभी हम पहले पढ़ेंगे वैलिडेट स्कोप, और इसकी जर्नल समरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अब इसमें कोई मजीद डिटेल नहीं है, और वो ये है कि मैंने क्या करना है कि जो डिलीवरेबल्स मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब प्लान फाइनल हो गया, प्लान अप्रूव हो गया, और प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई, और एग्जीक्यूटिंग के अंदर इंटीग्रेशन का सबसे ऊपर वाला जो प्रोसेस है वो कौन सा है? कैन एनीबॉडी टेल मी? आप लोग ये याद कर लें अब अच्छी तरह। ये जी कोई बता सकता है? क्वेश्चन बता दोबारा। एग्जीक्यूटिंग के अंदर, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर, इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया के अंदर जो टॉप पे पहला प्रोसेस है वो क्या है? डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क। डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, और प्रोजेक्ट का पूरा काम इस जगह और होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर इस काम को डायरेक्ट करता है और मैनेज करता है।
पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम हो रहा है ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर उसको डायरेक्ट एंड मैनेज करता है, लीड करता है। अच्छा, इसके नतीजे में दो चीजें बनती हैं, मैंने आपको बताया बहुत सारा कुछ बनता है लेकिन फिलहाल हम दो की बात करते हैं। एक बनता है वर्क परफॉर्मेंस डाटा, चेंज रिक्वेस्ट वगैरह की मैं इस वजह जिक्र नहीं कर रहा, वर्क परफॉर्मेंस डाटा बनेगा कि मुझे काम कितना कंप्लीट हुआ, इसमें स्केड्यूल का डाटा भी आएगा, इसमें कॉस्ट का डाटा भी आएगा, स्कोप का डाटा भी आएगा वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरी चीज यहां से बनेगी डिलीवरेबल्स, करेक्ट? जहां पे काम हो रहा होगा वहां पे चीजें बन रही होंगी, डिलीवरेबल्स बन रहे होंगे प्रोजेक्ट के। अब ये जो डिलीवरेबल्स हैं मैं डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं लेके जाता, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये भी नहीं कहता कि यार डिलीवरेबल्स आखिर में पूरा प्रोजेक्ट एक ही दफा जब प्रोजेक्ट क्लोज होगा, यहाँ पे ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, यहाँ पे जब प्रोजेक्ट क्लोज होगा तो मैं उस वक्त कस्टमर को या क्लाइंट उसको स्पॉन्सर को दिखा के उसका अप्रूवल लूंगा, ऐसा नहीं। रादर मैं इन डिलीवरेबल्स को साथ के साथ कस्टमर को दिखाता जाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं काम ये करता हूं कि जो मेरा क्वालिटी कंट्रोल वाला प्रोसेस है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर क्वालिटी नॉलेज एरिया के अंदर एक प्रोसेस है कंट्रोल क्वालिटी। ये जो क्वालिटी कंट्रोल वाला प्रोसेस है इसमें मैं इंटरनली कस्टमर के पास चीज भेजने से पहले खुद से उसको चेक कर लूंगा। अगर तो ये डिलीवरेबल्स मेरी इस क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को मीट करता है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा और मैं कहूंगा कि मेरा ये डिलीवरेबल वेरीफाई हो गया है, और मैं इस वेरीफाइड डिलीवरेबल को अब वैलिडेट स्कोप में भेज दूंगा, जो प्रोसेस अभी हम पढ़ रहे हैं। ये जो वैलिडेट स्कोप है यहाँ पे मैं कस्टमर को बुलाऊंगा और कहूंगा कि भाई ये देखें ये चीज है, आई वुड लाइक टू यू टू सी इट, और अगर आपको पसंद आए ये ठीक है तो इसको काइंडली एक्सेप्टेंस दे दें इसकी, सो दैट ये ना हो कि मैं आखिर तक वेट करता रहा हूँ और जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म होने के करीब हो तो उस वक्त वो मुझे कोई चीज कहे यार ये चीज तो मुझे ठीक ही नहीं लग रही। तो मैं अपने इंटरम डिलीवरेबल्स को साथ के साथ वैलिडेट कराता रहूंगा फ्रॉम द कस्टमर, बट बिफोर डूइंग दैट मैं अपने तौर पे उसको अपने क्वालिटी कंट्रोल से जरूर पास कराऊंगा। जो डिलीवरेबल मेरे पास इधर से बनेगा डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में, वो जाएगा क्वालिटी कंट्रोल में, यहाँ पे ये बनेगा वेरीफाइड डिलीवरेबल, और जब ये वेरीफाइड डिलीवरेबल बन जाएगा तो फिर हम इसको वैलिडेट स्कोप में भेजेंगे जहाँ पे कस्टमर को बुला के कस्टमर को वो चीज वैलिडेट करवाएंगे, और जब ये चीज वैलिडेट हो जाएगी कस्टमर एक्सेप्ट कर देगा, मैं कहूंगा अब ये मेरा वैलिडेटेड डिलीवरेबल है, ठीक है जी, जिसको कस्टमर ने पसंद कर लिया हुआ है, कस्टमर ने ओके कर दिया इसको। अच्छा, अब बेसिकली अगर मैं कहूं इस पूरे प्रोसेस का ये जो वैलिडेट डिलीवरेबल है इसकी मेन एडवांटेज क्या है, इसका मेन एडवांटेज ये है कि मुझे एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे सरप्राइजेस नहीं मिलते हैं। मेरी चीज मेरा प्रोजेक्ट साथ के साथ कस्टमर से उसके जो डिलीवरेबल्स है मैं उस कस्टमर से या स्पॉन्सर से साथ के साथ अप्रूव करता रहता हूँ, वरना क्या होगा कि आखिर पे एक ही दफा उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन अगर लगे तो फिर मुझे बहुत सारी चीजें दोबारा करनी पड़ेगी। आई डोंट वांट दैट कि आखिर तक मैं वेट करूं और मुझे फिर चीजें ना सब कुछ तोड़ना पड़े। आई वुड प्रेफर कि यार साथ के साथ डिलीवरेबल्स मेरे इंटरम डिलीवरेबल्स वो साथ के साथ अप्रूव, दरवाजे बन के आए, मैंने कस्टमर को बुलाया सर ये दरवाजे हैं ठीक है, ठीक है जी, हैंडल लग के आ गए, मैंने कहा सर ये देख लें हैंडल लग गया ठीक है, अच्छा वो जाली लग के आ गई है, फ्लाई प्रूफिंग हो गई है सर वो देख लें आप, जाली लग के ये जाली ठीक है, इतनी मोटी पतली जो भी है वो ठीक है, आप चेंज तो नहीं करना चाहते, एंड सो ऑन। तो हैंडल लग के आए हैं जी, वो कलर सर ये गोल्डन कलर है, सिल्वर कलर, लॉक चाबियां सब कुछ देख लें आप। सो मैं साथ के साथ अपने ये डिलीवरेबल्स अप्रूव कराता रहता हूँ, रादर देन के एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे कहे कि भाई ये क्या कर दिया, इसको ऊंचा आपने जो स्लैब लगाई हुई है किचन के अंदर वो काउंटर सा बना हुआ है वो उसकी हाइट जो है ना वो बहुत कम रख दी है तो मुझे झुकना पड़ता है एंड सो ऑन, अब ये सारा तोड़ दो, ऐसा ना हो। आई वुड लाइक कि यार साथ के साथ ये चीजें चेक होती रहे। ये है इस पूरे प्रोसेस का मकसद। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसके इनपुट्स क्या क्या है, व्हाट डू यू थिंक क्या क्या होने चाहिए आइडली स्पीकिंग? और जी, क्या क्या होने चाहिए इनपुट्स? कुछ सोचें भाई जल्दी जल्दी। ऑब्वियसली जो स्कोप स्टेटमेंट है वो जाएगी। वेल डन वेल डन। एक तो मेरे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन टाइप चीज जरूर होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी ना, हर हर एलिमेंट की उसके अंदर होगी। तो बेसिकली ऑब्वियसली मैं स्कोप का कोई भी, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, स्कोप का कोई भी प्रोसेस होगा तो उसके इनपुट पे स्कोप का प्लान जरूर होगा, क्योंकि उस स्कोप मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि मैंने हर हर प्रोसेस स्कोप का कैसे करना है। मसलन मुझे कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स कैसे करनी है, मुझे
डिफाइन स्कोप कैसे करना है, मुझे क्रिएट डब्ल्यूबीएस कैसे करना है, मुझे वैलिडेट स्कोप कैसे करना है, मुझे कंट्रोल स्कोप कैसे करना है। तो जो भी स्कोप का प्रोसेस है वो कैसे करना है उसके बारे में स्कोप मैनेजमेंट प्लान तो हो गई होगा, एक बात। दूसरी बात, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ऑब्वियसली मैं ये जरूर देखना चाहूंगा। तीसरी बात, ये आपने अभी जो कहा स्कोप स्टेट, जो बेसलाइन है मेरी, यानी कि स्कोप स्टेटमेंट हो गया, डब्ल्यूबीएस डब्ल्यूपीएस डिक्शनरी, क्योंकि हो सकता है कस्टमर यहाँ पे कहे कि भाई ये चीज मुझे एक्सेप्ट नहीं है, इसको वापस करें। तो मैं क्या उसकी बात ऐसी मान लूंगा? ऑब्वियसली नो। मेरे पास कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको उसने अप्रूव किया था कि हाँ वाकई ये रिक्वायरमेंट थी मेरी, उसने उस वक्त माना था, उसने साइन किया था, तो अब मैं उस डॉक्यूमेंट को एज अ रेफरेंस उसके सामने रखूंगा। तो ये मेरे पास एज अ रेफरेंस एक्ट करेगा, और अगर मेरी बात ठीक साबित हुई तो जाहिर है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है या वो कहता है कि यार ठीक है तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन मुझे उससे अंदाजा नहीं हुआ, तो आप यूं करो इसको ये चीजें ऐड कर दो, तो मैं उसे बताऊंगा कि भाई इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा बजट लगेगा। आप अगर ओके करते हैं तो चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं, हम चेंज कंट्रोल बोर्ड में इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी हो सकता है कस्टमर का ठीक है हाँ यार इसमें ये चीज इजाफा कर दो, मुझे वाकई उस वक्त में से ओवरलुक हो गया, आपने जो बनाया वो वही बनाया जो रिक्वायरमेंट में लिखा था, बट अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये रिक्वायरमेंट्स मेरी बदलने वाली है। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, अब ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, एक और चीज आनी चाहिए इनपुट पे, वो क्या आनी चाहिए? दो और चीजें, चले मेजर चीजें, वो आप बताएं। डिलीवरेबल्स भी तो आएंगे ना, वेरीफाइड डिलीवरेबल्स भी तो क्वालिटी कंट्रोल से आएंगे, जिनको मैंने एक्चुअल में दिखाना है। तो वो जो चीजें बन के आएंगी वो भी इस प्रोसेस का इनपुट होगी। ये डिलीवरेबल आएंगे, ये डिलीवरेबल हम सामने रखेंगे, अपनी स्कोप स्टेटमेंट सामने रखेंगे, अपनी ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन का सामने रखेंगे, स्कोप मैनेजमेंट प्लान के अंदर हमें बताया गया वैलिडेट स्कोप कैसे करना है वो सामने रखेंगे। एक और चीज, वो चीज मैं रखूंगा अपने क्वालिटी कंट्रोल के जो रिपोर्ट आई है, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर उसने मेरे डिलीवरेबल्स को वेरीफाई किया हुआ है, तो मैं उसको भी सामने देख रख के देखूंगा कि यार क्या है। एक और बात, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के हर प्रोसेस के इनपुट पे मैंने कहा था डब्ल्यूपीडी आएगा, तो मैं इस चीज के बनते हुए जो जो डाटा जनरेट हुआ है वर्क परफॉर्मेंस का, मैं उसको भी सामने रखूंगा, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम अगर है तो सामने आ जाए कि यार ये चीज 2 दिन लेट क्यों बनी, 1 दिन पहले क्यों बनी, वगैरह वगैरह, वो मुझे वर्क परफॉर्मेंस डाटा से पता चल जाएगा। अब ये सारा डाटा एंड डिलीवरेबल्स एंड दीज डॉक्यूमेंट्स एंड प्लान्स ये मेरे सामने आ गई। अब मैं कस्टमर को बुला के और कस्टमर से डिस्कस कर सकता हूँ। अब इस स्टेज पे मैं आपको ना अभी ये सारे इनपुट्स मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हुए, आई कैन टेल यू, सॉरी। वेरीफाइड डिलीवरेबल आ गया, स्कोप बेसलाइन आ गई जिसके अंदर तीनों चीजें, स्कोप स्टेटमेंट भी है, डब्ल्यूबीएस भी है, डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी आ गई, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान आ गया, रिक्वायरमेंट स्टेबिलिटी मैट्रिक्स आ गया, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन आ गया। ये क्योंकि कस्टमर से मुझे उसको दिखाने के लिए दीज विल एक्ट एज अ रेफरेंस। फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी रिपोर्ट्स आ गई, वो आ गई। और एक और चीज जैसे मैंने आपको कल बताया था कि लेसन लर्नड रजिस्टर और रिस्क रजिस्टर, ये 2-3 मैंने आपको चीजें बताई थी, वो मेरे हर प्रोसेस पे एज एन इनपुट होंगी चाहे लिखा हुआ या नहीं हुआ। तो वैलिडेट स्कोप को वैलिडेट कराते हुए लास्ट टाइम हो सकता है मुझसे कोई, मैंने जब पिछला मैंने जब दरवाजे करवाए थे उस वक्त मुझे कोई लेसन मैंने लर्न किए थे। अब मैं जब खिड़कियां करवा रहा हूँ अप्रूव, तो मुझे या वैलिडेट करवा रहा हूँ, तो आई वुड लाइक यार वो वाली मिस्टेक मैं रिपीट ना करूँ, तो मैं वो लेसन लर्न भी सामने रखूंगा। स्कोप मैनेजमेंट प्लान हो गया, डब्ल्यूपीडी आ गया। सो ये बारी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हुई है। अब हम देखते हैं कि अगर तो ये मेरे पास, अच्छा सॉरी हाँ, एग्जाम के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। एग्जाम के लिए ये बात लिखा हुआ है कि यार आपको ना ये लॉजिकल फ्लो पता होना चाहिए कि डब्ल्यूपीडी आ कहाँ से रहा है। ये जो वैली मेरे पास वेरीफाइड डिलीवरेबल्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये वेरीफाइड डिलीवरेबल क्वालिटी कंट्रोल से आ रहे हैं। और उसके बाद ये जब अगर ये कस्टमर इसको वैलिडेट कर देता है तो ये कहाँ जाएंगे? अगर नहीं करता तो फिर क्या होगा? अगर नहीं करता तो ऑब्वियसली मुझे इसके लिए रीवर्क करना पड़ेगा, वो चीज एक्सेप्ट नहीं हुई है, मुझे उसको दोबारा ठीक करना है, कोई करेक्टिव एक्शन, कोई करेक्शन, कोई डिफेक्ट रिपेयर, कोई प्रिवेंटिव एक्शन कुछ करना है। कि इस दफा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन बड़ी मुश्किल से बचाऊं, तो मैं आइंदा ऐसा ना हो, मैं उससे रिलेटेड कोई प्रिवेंटिव एक्शन हो सके रिकमेंड कर दूं। और उसके लिए मैं चेंज रिक्वेस्ट शायद जनरेट करूं, और अगर वो चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए तो फिर मैं वो चेंज रिक्वेस्ट को डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में भेजूंगा, और वहां पे वो चेंज रिक्वेस्ट जो अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट है उस पर काम होगा। तो ये जो फ्लो है ये आपको लाजमी समझना है एग्जाम के लिए। दिस फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस ये तभी आपको आएगा जब आप मेरा वो
जब मैंने आपको पिछले हफ्ते के लेक्चर 4 कहे हुए वो आप अच्छी तरह आज़मा कर लेंगे। वो आपका हो गया तो इंशाल्लाह आपका आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, और उसके बाद अगर आज के लेक्चर में भी, कल के लेक्चर में कुछ चीज़ें आपको मिस होती हैं, नज़र आती हैं, तो वो आप ज़रूर उसको दोबारा एक दफ़ा वीडियो सुने तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। देयर इज़ लॉट टू कवर और हम बहुत स्लो नहीं चल सकते, ये काइंडली आपने इसमें कोऑपरेट करना है। अच्छा, अब अगर तो वो चीज़, वो डिलीवरेबल वैलिडेट हो जाते हैं तो मैं कहूंगा कि मेरे पास आउटपुट पे एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स आ गए। अगर वो अब नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं होते, तो फिर जाहिर है कुछ चेंज रिक्वेस्ट जनरेट होगी। और मैंने आपको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के जितने प्रोसेसेस थे उसमें मैंने क्या कहा था कि WPD आता है इनपुट पे और आउटपुट पे WPI आएगा। सो वैलिडेट स्कोप पे WPI क्या आ सकता है कि हमने कस्टमर से ये चीजें प्लान की थी और या तो वो एज इट इज हो गई या फिर वो नहीं हुई, तो वो दोनों सूरतों में WP आएगा। और उसके बाद लेसन लर्न रजिस्टर भी मेरा अपडेट हो जाएगा। कोई नई रिक्वायरमेंट्स ऐड हो गई हैं तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन भी अपडेट हो जाएगी। और रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के आखिरी कॉलम क्या था, टेस्ट केसेस के कौन से टेस्ट केस हम करेंगे, और अगर वो टेस्ट केस ठीक निकले और काम सही हो गया तो हम कहेंगे कि यार ये रिक्वायरमेंट मीट हो गई, तो कम से कम मैं इसको अपडेट जरूर करूंगा, रिक्वायरमेंट मेट, टेस्ट केस सक्सेसफुल और समथिंग, या फिर पेंडिंग में अभी भी पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ मैं ऐसा रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को भी अपडेट कर दूंगा। एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट आपसे इस तरह नहीं पूछे जाते, मतलब बहुत कम इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे जो आपको कहेंगे कि जी इनपुट क्या होता है, आउटपुट। उससे ज्यादा लॉजिकल फ्लो समझना जरूरी है। लाइक अगर मैं आपको खुद ये, जैसे मैंने अभी एक बात की कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स अपडेट होगी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई क्या अपडेट होगा, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स थी क्या। इसके लिए कल वाला लेक्चर आपने लाजमी देखना है। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के आखिर पे हमने लिखा था कि यार ये एक सो एंड सो रिक्वायरमेंट है, मैं कैसे टेस्ट करूंगा कि ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई है नहीं हुई। तो वो टेस्ट अगर मेरा ओके हो जाता है तो मैं कहूंगा कि भाई वाकई मेरी रिक्वायरमेंट मीट कर गई है। तो और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेस्ट क्लियर्ड या एक्सेप्टेड या रिक्वायरमेंट मेट, समथिंग लाइक दैट, ताकि मैं इसको क्लोज कर दूं, ये वाला काम मेरा हो गया। तो मेरा रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक इस सूरत में तो अपडेट होगा। दूसरा ये हो सकता है कि कस्टमर ने कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट लिखवा दी है, तो ऑब्वियसली मेरा फिर भी रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट जाएगी। सो दैट वाज आई गेस। हाँ, एक वो चीज और है जो मैं वैलिडेट स्कोप में, एक मिनट ठहरिएगा, बस ठीक है। वैलिडेट स्कोप के बारे में 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। पहली बात तो ये कि भाई क्वालिटी कंट्रोल और वैलिडेट स्कोप के अंदर क्या फर्क है। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर और वैलिडेट स्कोप के अंदर पहला फर्क, एक फर्क है, वो ये कि क्वालिटी कंट्रोल मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट टीम कर रही है। जो डिलीवरेबल बनता है उसको मैं खुद से चेक करता हूँ, और जो वैलिडेट स्कोप है उसको कस्टमर आके चेक करता है। ठीक है, ये इसका मेजर डिफरेंस है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट इसके अंदर है वो है कि अगर मैं वैलिडेट स्कोप में एक्सेप्टेंस ले रहा हूं कस्टमर से, तो फिर मैं क्लोज प्रोजेक्ट में क्या कर रहा हूँ। वैलिडेट स्कोप में मैं इंटरम डिलीवरेबल, जो पार्शियल डिलीवरेबल्स हैं, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ दरवाजे आए मैंने चेक करा दिए, खिड़कियां आई मैंने चेक करा दी, रैक बना मैंने चेक करा दिया, सिंक आके लगा किचन में मैंने कर दिया, ये मैं साथ के साथ पेंट हुआ है कमरे का मैंने चेक करा दिया। नाउ एट द एंड ऑफ द डे जब मैं पूरा घर बन जाएगा और वो मैं क्लाइंट के ऊपर हैंड ओवर करूंगा, तो उस वक्त फिर वो सारी चीजें आके लाजमी देखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ ठीक है तूने दरवाजे कहे थे, ठीक है पेंट किया, वो ओवरऑल उस घर की एक्सेप्टेंस होगी। अब वो जो ओवरऑल साइन ऑफ वगैरह है वो मैं क्लोज प्रोजेक्ट फेज में करूंगा, और उसके अलावा जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर्स हैं, हैंडिंग टेकिंग ओवर वगैरह वगैरह वो करूंगा। अच्छा, तीसरा है जो मैंने आपको कंट्रोल क्वालिटी वाला, ये इसकी एक मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, बट स्टिल लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। वो क्या है, देखिए मेरे पास यहाँ पे एक डिलीवरेबल कंप्लीट होता है, और वो कंप्लीट का होता है वो जो डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क है इंटीग्रेशन के अंदर। जहां से चीज जब डिलीवरेबल बनेगा तो मैं उसको डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं भेजूंगा, मैं उसको क्वालिटी कंट्रोल के लिए भेजूंगा, और वहां पे उसकी इंस्पेक्शन होगी कि डिलीवरेबल ठीक है या नहीं है। अब अगर तो वो ठीक हो जाता है तो वो वेरीफाइड डिलीवरेबल बन के हम वैलिडेट स्कोप में भेजेंगे, जहां पे कस्टमर को बुलाएंगे और कस्टमर को कहेंगे कि आके इसको चेक करो। अगर ठीक नहीं होता तो जाहिर है मैं
कहूंगा कि इसको रीवर्क करना है, इसको करेक्ट करना है, उसके लिए मुझे एडिशनल फंड शायद चाहिए हो, रिसोर्सेज चाहिए, जो भी चेंजेस मुझे करनी है मैं उसके लिए चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा। और चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद वो चेंज रिक्वेस्ट चली जाएगी परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस में। वहां पे वो रिक्वेस्ट या तो अप्रूव हो जाएगी या वो रिजेक्ट हो जाएगी या कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी, मतलब जिसको हम कहते हैं डेफर कर देंगे आप। अब जैसे ही वो चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, वहां से वो काम मेरा वापस, अब मैं डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में वो डिलीवरेबल वापस भेज दूंगा कि यार इस चेंज रिक्वेस्ट के मुताबिक इसको सामने रखते हुए अब इस पे काम किया जाए। और जब वो दोबारा से आएगी फिर मैं क्वालिटी कंट्रोल को चेक करूंगा और हो सकता है कि इस दफा वो चीज क्लियर हो जाए, और अगर क्लियर होगी तो कस्टमर के पास चलेगी। अगर वो फर्स्ट टाइम ही क्लियर हो जाती है, इवन देन हम कस्टमर को बुलाएंगे, वैलिडेट स्कोप कराएंगे, और यहाँ पे हो सकता है कस्टमर एक्सेप्ट कर ले। अगर तो कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है तो मैं कहूंगा कि ये एक्सेप्टेड डिलीवरेबल है। अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो वो बिल्कुल उसी तरह उसके रिपेयर या डिफेक्ट रिपेयर, उसके लिए कोई चेंज रिक्वेस्ट जनरेट होगी, और वो चेंज रिक्वेस्ट जैसे ही अप्रूव होगी और फिर हम उसके मुताबिक डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में चले जाएंगे। सो ये ओवरऑल प्रोसेस की समरी है, ये फ्लो आपको समझ अगर आ गया तो वैलिडेट स्कोप प्रोसेस में इतना ही है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल का फोकस ये है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है इसको चेक करता है, जबकि वैलिडेट स्कोप के अंदर कस्टमर जो है उस चीज को चेक करता है। नाउ दिस इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ कंट्रोल नॉलेज एरिया, सॉरी स्कोप नॉलेज एरिया, और वो है कंट्रोल स्कोप। बेसिकली एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कंट्रोल के जितने भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में ना अगर आप देखें तो कंट्रोल इंटीग्रेशन के अंदर कंट्रोल के दो प्रोसेसेस हैं, स्कोप के अंदर भी कंट्रोल के दो प्रोसेसेस हैं, बाकी हर जगह कंट्रोल का एक प्रोसेस है। और कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का बेसिकली मतलब है जो कुछ प्लान के अंदर है क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं, दैट्स इट। हम उसके आउटपुट को, उस चीज को देखते हैं कि यार मेरा स्कोप पूरे का पूरा चल रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब वैलिडेट के अंदर तो कस्टमर इस चीज को कर रहा है, लेकिन मैं अपने तौर पे साथ के साथ जब काम हो रहा होता है तो मैं देख रहा होता हूँ कि यार कोई स्कोप पूरे का पूरा बन रहा है नहीं बन रहा, एक बात। दूसरी बात, कोई एक्स्ट्रा स्कोप तो ऐड नहीं हो रहा, जिसको हमने कहा कि गोल्ड प्लेटिंग तो नहीं हो रही, या थोड़ा थोड़ा करके कस्टमर की तरफ से या दूसरे स्टेक होल्डर्स स्कोप के अंदर इजाफा तो नहीं करते जा रहे, जिसको हम स्कोप क्रीप कहते हैं। तो गोल्ड प्लेटिंग भी ना हो, स्कोप क्रीप भी ना हो, स्कोप पूरा भी बने, स्कोप मिस भी ना हो। सो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली मैं कंट्रोल स्कोप में करता हूँ। सो मैं अपने स्कोप को कंट्रोल करता हूँ अगेंस्ट द स्कोप बेसलाइन। स्कोप बेसलाइन इज माय रेफरेंस। वो जो डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी वो मेरा रेफरेंस के तौर पे एक्ट करता है, और इसमें मैं एक्चुअल में अपने स्कोप को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, अब एट एनी पॉइंट इन द प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो, उसे यकीन होना चाहिए कि मेरा स्कोप के मुताबिक चीजें बन रही हैं, और जो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक बन रही है। बेसिकली प्लान के अंदर क्या कुछ है? प्लान के अंदर यहाँ पे स्कोप से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। एक तो स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, नंबर 1। दूसरा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है, नंबर 2। नंबर 3 स्कोप बेसलाइन है। स्कोप बेसलाइन के अंदर क्या क्या है? स्कोप स्टेटमेंट है, और डब्ल्यूबीएस है, और डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी है। तो ये मेरे पास 3-4 चीजें हैं जो दे विल एक्ट एज अ रेफरेंस, और मैं ये चाहूंगा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि मेरे इन चीजों के मुताबिक चीजें जो स्कोप है वो बन रहा हूँ। अच्छा, सॉरी, समटाइम्स मतलब हमारे यहाँ प्रोजेक्ट के ऊपर आप कैसे स्कोप मैनेज करते हो? बाय द वे, आपने कभी इस तरह चेक किया है? आप सामने रख के डॉक्यूमेंट्स रख के, रिक्वायरमेंट्स रख के, या स्कोप बेसलाइन रख के, डब्ल्यूबीएस रख के कि यार ये चीज बन रही है नहीं बन रही? हम हमारे यहाँ जनरली मॉनिटर, पता मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं? हम वैसे ही जाते हैं और एक नजर दौड़ाते हैं, और उससे हम एक अंदाजा कर लेते हैं इतने परसेंट कंप्लीट, 30% कंप्लीट, हाँ भाई कितना काम हो गया है। वी डू इट लाइक दैट वे। ये गलत तरीका है। हमें इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, डॉक्यूमेंटेड वे में काम करना है इसको। अच्छा, अब स्कोप की चेकिंग के लिए हम जिन जिन चीजों को देखेंगे, मतलब एज अ रेफरेंस देखेंगे, वो मेरे पास स्कोप बेसलाइन होगी, नंबर 1। नंबर 2, सॉरी, अच्छा, नंबर 2 रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन होगी। नंबर 3 रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स होगी। और जो मेरा काम कंप्लीट हो रहा होगा साथ के साथ, दिस विल एक्ट एज डब्ल्यूपीडी, कितना काम कंप्लीट हो गया, वर्क परफॉर्मेंस डाटा विद रिस्पेक्ट टू स्कोप, ये मेरे पास आ रहा होगा। अब मैं इन चीजों का, डब्ल्यूपीडी का,
इन डॉक्यूमेंट्स का जायजा लूंगा और मैं इसके अंदर जो डाटा है उसका एनालिसिस करूंगा। और बेसिकली डाटा एनालिसिस के अंदर मैं चेक क्या करना चाहूंगा, मैं वेरिएंस चेक करना चाहूंगा। वेरिएंस से मुराद क्या है? वेरिएंस से मुराद यहाँ पे है कि मेरा जो प्लान था, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी, मेरी जो WBS में कहा हुआ था, जो मेरा स्कोप था, उसको मैं कंपेयर करूंगा विद दिस डाटा, विद द एक्चुअल वर्क दैट इज बीइंग परफॉर्म। अगर तो वो दोनों चीजें बिल्कुल ठीक एक जैसी हैं तो इसका मतलब वेरिएंस जीरो है। लेकिन अगर उसमें फर्क है तो फर्क या तो ये होगा कि मैं कम चीजें बना रहा हूँ, कुछ चीज मिस हो रही होगी तो मुझे उसको पूरा करना है। अगर कोई चीज ज्यादा बन रही है तो दैट इज डेंजरस फॉर मी। और वो डेंजरस इसलिए है कि मैंने उस पर पैसा लगा दिया, वो पैसा वापस नहीं आएगा। यानी कि अगर मैंने कोई चीज ऐड कर दी है, गोल्ड प्लेटिंग कर दी है, तो मुझे मेरा असल काम अभी वहीं का वहीं पड़ा है और मैंने कुछ इजाफी चीजों पे खर्चा कर दिया। अब ये मैं कभी भी वापस अनडू नहीं कर सकता। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस वेरिएंस। अच्छा, अगर ये वाली वेरिएंस हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि अब मुझे एडिशनल बजट चाहिए होगा, क्योंकि एक्चुअल काम पे तो मैंने जो एस्टिमेट लगाया वो एज इट इज पेंडिंग पड़ा हुआ है। किसी एक चीज से मैंने ज्यादा लगा दिया तो मुझे ऑब्वियसली उसके लिए चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। और ये जो मेरी परफॉर्मेंस है विद रिस्पेक्ट टू स्कोप, ये जो WPD है ये मेरे पास WPI में चेंज हो जाएगा एज अ रिजल्ट। और चेंज रिक्वेस्ट एज एन आउटपुट आएंगी और कुछ चीजें अपडेट होंगी। वो अपडेट क्या क्या हो सकता है? एक तो मेरा स्कोप मैनेजमेंट प्लान अपडेट हो सकता है, या फिर मेरे पास ये जो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है वो अपडेट हो सकती है। ऑब्वियसली मैंने स्कोप के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजें बनाई है नहीं बनाई है, एंड सो ऑन। अब ये मेरे पास एक समरी है जो कंट्रोल स्कोप की है। इसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स अगर आप देखें तो वेरिएंस एनालिसिस है, दूसरा ट्रेंड एनालिसिस। यस, एक ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस ये होता है मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी वेरिएंस को प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये मेरा फर्स्ट मंथ था, सेकंड मंथ था, थर्ड मंथ था एंड फोर्थ मंथ था। मैं आपको ये कंट्रोल के अंदर ये पढ़ाऊंगा, बट लेट्स से मेरी फर्स्ट टाइम जो वेरिएंस है ना वो आई है इतनी फर्स्ट मंथ में। दूसरे मंथ में वेरिएंस यहाँ चली गई है, तीसरे मंथ में वेरिएंस यहाँ चली गई। व्हाट डू यू थिंक? ये क्या चीज, ये ट्रेंड मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वक्त के साथ साथ मैं प्लान से दूर चलता जा रहा हूँ, मेरी वेरिएंस बढ़ती चली जा रही है, एंड दैट इज डेंजरस। अच्छा, लेकिन अगर मेरे पास इस तरह की वेरिएंस आई है, मैं ये देखता हूँ कि यार फर्स्ट मंथ में मेरी वेरिएंस आई थी, सॉरी, इतनी। अब मैंने उस पे कुछ कंट्रोल एक्शन लगाया, मैंने उसका रूट कॉज एनालिसिस किया, ये वेरिएंस क्यों आई, और उसके मुताबिक मैंने कुछ करेक्टिव एक्शन करेक्शन सजेस्ट किए। और ये करेक्टिव एक्शन ज़ाहिर है मैं वैसे तो नहीं ले सकता, मुझे पहले चेन रिक्वेस्ट अप्रूव करानी पड़ी और मैंने वो करेक्टिव एक्शन लिए। और मैंने आपको कहा था कि हम फिर बैठ नहीं जाते कि यार करेक्टिव एक्शन कितना, मतलब हो गया तो बस खत्म। वी वुड लाइक टू सी कि ये करेक्टिव एक्शन कितना कारगर साबित हुआ। अब अगली दफा अगर मेरी वेरिएंस यहाँ पे आती है तो दिस इज एन इंडिकेटर कि मेरी वेरिएंस, वो जो मैंने करेक्टिव एक्शन लिया वो इफेक्टिव साबित हुआ और इसने काफी हद तक उस वेरिएंस को कम कर दिया। फिर मैं इसको जरूर देखूंगा फर्दर कि यार क्या ये ट्रेंड अगले महीने भी चलता रहेगा और वेरिएंस जीरो हो जाएगी, या अभी मुझे मजीद कुछ करेक्टिव एक्शन लेना है, कि काफी हद तक कम तो कर दिया है लेकिन मजीद आगे करना है। सो ये मेरे पास ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली ये इंडिकेटर होते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही है या बुरी हो रही है। ठीक है। अच्छा, और आउटपुट में मेरे पास वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आ गया, चेंज रिक्वेस्ट आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। स्कोप मैनेजमेंट प्लान अपडेट हो सकता है, स्कोप बेसलाइन अपडेट हो सकती है, और स्केजुअल की बेसलाइन भी अपडेट हो सकती है। क्योंकि अभी हमने ये पढ़ी नहीं है तो मैं इसको फिलहाल छोड़ रहा हूँ। कॉस्ट की बेसलाइन भी हमने नहीं पढ़ी है, लिविंग इट। और ये तीनों मिलकर मेरे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसलाइन बनती है। और मैंने आपको कहा था कि इस प्रोसेस के अंदर भी आप कुछ लेसन लर्न करोगे, कंट्रोल करते हुए भी वो लेसन लर्न रजिस्टर आपने अपडेट जरूर करना है। अच्छा जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट स्कोप नॉलेज एरिया। और स्कोप के अंदर अगर मैं आखिर पे सम अप करूं, बहुत सारी चीजें आपने जरूर पढ़ी होगी, लेकिन अगर मैं सम अप करूं तो वो क्या है, ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप देख लीजिएगा। दिस नथिंग न्यू इन दिस, आप बड़े आराम से ये चीजें कर लेंगे, मतलब कोई इशू नहीं है। ये आखिरी स्लाइड जो है, अब मैं चाहूंगा कि वी हैव 4 मिनट्स और इसमें मैं जरा क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इनको देख लें। पहली बात, मेरे पास जो स्कूप है ना, ये एक फाउंडेशन स्टोन है, एक पहली चीज है जिस, या ये वो काम है
जो मुझे करना है, और मेरी सारी प्रोजेक्ट की प्लानिंग या सारे प्रोजेक्ट का मकसद इसी के गिर्द घूमता है. सो आई हैव टू बी वेरी क्लियर इन डिफाइनिंग माय स्कोप. अगर मैंने स्कोप ही सही तरह से डिफाइन नहीं किया, ज्यादा कर लिया या कम कर लिया, तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट का प्लान सफर करेगा. एक बात. दूसरी बात, इस स्कोप के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का, घर बनाना है तो सिर्फ घर बनाने का स्कोप शामिल नहीं है. मुझे मार्केट के अंदर जाके टाइल्स सेलेक्ट करनी है, मुझे कस्टमर से मीटिंग करनी है, मुझे बैंक के अंदर जाके पेमेंट करनी है. ये घर बनाने में तो शामिल नहीं है, लेकिन मुझे फोन कॉल्स करनी है, मुझे मीटिंग्स करनी है, वो सारे का सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है. मुझे प्रिंटिंग करनी होगी, कोई स्टेशनरी लेनी होगी. ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले काम हैं, ये भी मेरे स्कोप का हिस्सा होते हैं. तो एक चीज होती है प्रोडक्ट स्कोप, प्लस जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले काम है वो भी जब मैं ऐड करता हूं, तो ये दोनों मिलके मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्कोप बनता है. मसलन मुझे अगर अपनी जो टीम है उनके लिए, जनरली आपने देखा होगा कि वो एक छोटा सा टेम्परेरी सा कमरा बना लेते हैं, रात को मजदूर वगैरह वहीं पे सोते हैं, घरों में खाली प्लॉट के अंदर कहीं वो बना लेते हैं. तो ये जो टेम्परेरी है, इसी तरह पानी का टैंक, शुरू में जब तक पानी का टैंक नहीं होता तो उसका अरेंजमेंट करते हैं. अब ये ऐसे घर का हिस्सा नहीं है, उस प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है. मेरे एस्टीमेट के अंदर ये भी शामिल होना चाहिए. एक बात. अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे इसके बाद ये काम करने के लिए सबसे पहली जो बुनियादी चीज है, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करनी है. और रिक्वायरमेंट्स के अंदर मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स देंगे, बट मैं सारी रिक्वायरमेंट्स को एंटरटेन नहीं करूंगा. मैं उन रिक्वायरमेंट्स को एंटरटेन करूंगा जो मेरे चार्टर के अंदर हैं, जो चार्टर का हिस्सा बनती है, जो मेरे बिजनेस केस को के साथ अलाइंड है, एंड सो ऑन. उसके बाद मैं इन रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करूंगा. ये मेरे पास था प्रोसेस एक कलेक्ट रिक्वायरमेंट का. मैंने प्लान और उसको स्किप कर दिया. प्लान के बारे में वी हैव टॉक्ड इनफ. जब मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट रिक्वायरमेंट में आ जाएंगी, तो फिर मैं अपना स्कोप डिफाइन करूंगा, डिफाइन स्कोप. और यहाँ पे मेरे पास दो आउटपुट आ रहे हैं कलेक्ट रिक्वायरमेंट में. एक आ रहा है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा आ रहा है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. अच्छा, देन मैंने अब इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए अब मैं अपना स्कोप डिफाइन करूंगा, और इसके आउटपुट में मेरे पास स्कोप स्टेटमेंट आ जाएगी. स्कोप स्टेटमेंट के बाद मैं अब इस काम को देखूंगा कि इसमें से कौन सा काम मुझे खुद करना है, कौन सा आउटसोर्स करना है. और ऑब्वियसली उसके वो जो प्लानिंग वाले स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हुए उनके जो आउटसोर्स कर रहे हैं उनकी चीजों के बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह या प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स वो बना लूंगा. और यहाँ पे मैं अपनी टीम को इकट्ठा करूंगा, जो प्लानिंग टीम है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ, तो मैं उसको ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकता. तो क्रिएट डब्ल्यूबीएस, इससे अगला प्रोसेस जो है उसके अंदर मैं क्रिएट डब्ल्यूबीएस के अंदर इसको ब्रेक डाउन करूंगा, और एक चीज मैं बनाऊंगा डब्ल्यूबीएस, और दूसरी मैं चीज बनाऊंगा डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी. और इसके बारे में आज हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली हुई है. डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी, डब्ल्यूबीएस एंड स्कोप स्टेटमेंट, ये मिल के मेरे पास स्कोप बेसलाइन के तौर पे एक्ट करती हैं, और ये मेरी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगी, करने के लिए हेल्पफुल होगी. सॉरी मुझे कफ स्टार्ट हो गई है. अच्छा सॉरी. अब उसके बाद मैं वैलिडेट स्कोप में जाता हूँ. ये मेरा प्लानिंग के अंदर सारा काम हो गया, एवरीथिंग इज सेट टू गो नाउ. नाउ मेरा प्रोजेक्ट जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उसके दौरान मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरे डिलीवरेबल्स बन रहे होते हैं, उन डिलीवरेबल्स को मैं क्वालिटी से पास करवा के फिर मैं वैलिडेट करवाता रहता हूँ. और वैलिडेट के लिए मैं कस्टमर को बुला के वैलिडेट कराऊंगा. वैलिडेट का पूरा स्टेप्स मैंने आज आपको डिटेल में बता दिए हैं, और इसका और क्वालिटी कंट्रोल का क्या डिफरेंस है, वैलिडेट एंड क्लोज प्रोजेक्ट का क्या डिफरेंस है, वो भी बता दिया. एंड देन मैं साथ के साथ अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को कंट्रोल करना चाहूंगा. नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग लेस. ये है समरी. स्क्रैप तो मुझे नहीं लगता भाई होगा. अच्छा, सॉरी. स्क्रैप वो जिन्होंने उठाना था उठा गया बस सारा. अच्छा, अब सो विद दिस वी कंक्लूड आवर लेसन, और कल इंशाल्लाह हम स्केजुलिंग नॉलेज एरिया नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन कि पिछला आप साथ के साथ कवर कर लें, चीजें बढ़ती चली जाएंगी, अदर मतलब फिर ये मसला होगा इन पे हमारे लिए. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अभी पूछ लें, ग्रुप में पूछ लें. आई विल बी ग्लैड टू आंसर. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you very much. Allah Hafiz. Yes, sir. Allah Hafiz.